अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। इलेक्शन के बाद पीटीआई ने अपनी स्ट्रीट पावर की बुनियाद पर एहतजाजी मुजाहरे तो किए, मगर कोई खातिर खा कामयाबी न मिल सकी, जिसके बाद पीटीआई ने ऑपोजिशन की सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिशें भी की। और अब इस सिलसिले में एक बड़ी डेवलपमेंट कल की है। कल रात असद कैसर की रिहाइशगाह पर ऑपोजिशन का एक मुशावरती इजलास हुआ। ये अहम था इस लिहाज से कि इसमें बड़े ऑपोजिशन के रहनुमा शरीक हुए, जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, महमूद खान अचकजई, शाहिद खाकान अब्बासी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और इसमें मुस्तफ़ा नवाज खोकर भी शरीक हुए। इस अहम मुलाकात और जारी होने वाले एलामिये से अब ये इशारे मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऑपोजिशन की क्या कोई बड़ी जो तमाम जमातें हैं ऑपोजिशन की, इनका एक मजबूत इत्तेहाद बनने जा रहा है। अगर हम इसके मुश्तरका एलामिये की बात करें तो इसका एक बुनियादी नुक्ता नए इलेक्शन का इनेकाद किया गया। ये मुतालबा खुलकर इन तमाम रहनुमाओं की तरफ से किया गया हुकूमत से। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने यह एलामिया पढ़कर सुनाया और इसके मुताबिक जो मौजूदा हुकूमत है उसको ये ऑपोजिशन का इत्तेहाद एक गैर नुमाइंदा हुकूमत करार देता है। और यह भी कहा गया कि इसको अवाम पे मुसल्लत किया गया है, नए इंतखाबात के ऊपर जोर दिया गया। सुनिए इस मीटिंग का एलामिया। नए इंतखाबात ही मुल्क को दरपेश मसाइल, अदम इस्तेहकाम, मुआशी अबतरी और दहशत गर्दी जैसे संगीन मसाइल से निकालने का वाहिद रास्ता है। मुल्क में जारी फसाइयत और रियासती जबर का फौरी खात्मा किया जाए और सियासी कैदियों को फिलफौर रिहा किया जाए। टीका जैसे काले कानून को फिलफौर खत्म किया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो ये एक मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने इस गुफ्तगू की निस्बत कदरे सख्त अल्फाज का चुनाव किया। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी का मैंडेट मैनेज करके अपनी मर्जी की हुकूमत बनवाई, लिहाजा हुकूमत फौरी मुस्ताफी होकर असर नौ इंतखाबात का ऐलान करे। मौलाना ने नया इलेक्शन कमीशन तश्कील देने का भी मुतालबा किया। एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी का मैंडेट मैनेज करके अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाई हैं। असर नौ इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अगर वाकई आज़ाद और खुद मुख्तार है, अखलाकी तौर पर उसको फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अब मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के पास एक बड़ी स्ट्रीट पावर दोनों जमातों के पास मौजूद है, तो क्या ऑपोजिशन का ये नया इत्तेहाद हुकूमत के लिए खतरा बन सकता है? इन इम्कानात का आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम एक खत लिखा था। हुकूमत की तरफ से तो इसको एक NRO की कोशिश करार दिया गया, तंज किए गए पीटीआई पर और इमरान खान पर, लेकिन पीटीआई के 2 सीनियर ओहदेदार इस जो खत लिखने के मामले मुख्तलिफ अंदाज में तशरीह कर रहे हैं। इस पर सलमान अकरम राजा ने भी बात की थी और जुनेद अकबर, दोनों किस तरह तशरीह करते हैं, इस खत के असल मकासद क्या बताते हैं, सुनिए। वो कह रहे हैं होश के नाखुन लो, पाकिस्तान को एक शख्स को बंद रखने के लिए तबाह ना करो, इदारों को तबाह ना करो। आप कह रहे हैं पांव पकड़ रहे हैं, वो आंखें दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं खड़ा हूं यहां पाकिस्तान की आवाज बनकर, मेरे से बात करो। मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं कि इस दफा अगर खान ने हुक्म दिया तो हम तैयारियों के साथ गोलियां खाने आएंगे, हम पहले गोलियां खाएंगे। कभी अगर हमारे इख्तियार में आ गए तो आपको आइन के अंदर, कानून के अंदर आपका एहतसाब करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हर एक को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, आपको आइन सिखाएंगे, आपको आइन सिखाएंगे। तो इस खत के जरिए इमरान खान क्या एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहे हैं या कोई रियायत मांग रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए सेनेटर तारिक खलील सिंधु साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब भी हमें ज्वाइन किया है, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सिंधु साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी क्योंकि कल की जो एक बैठक थी ऑपोजिशन की, वो बहुत ज्यादा खबरों की जीनत बनी है क्योंकि उसमें तमाम ऑपोजिशन के सीनियर रहनुमा पीटीआई के साथ बैठे और हम आवाज हुए। सो आपकी हुकूमत के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए गए, गैर नुमाइंदा अवाम पर मुसल्लत हुकूमत, तनहा मुकाबला करने के बजाय अब पीटीआई जिस ऑपोजिशन के साथ बैठी, आपकी हुकूमत के लिए तो खतरे की घंटी नहीं बजती इसमें? बहुत शुक्रिया आपसे। सबसे पहले तो मैं आज 5 अगस्त 5 इसके जो हवाले से फरवरी के हवाले से मजम्मत करूंगा इंडिया की पुरजोर मजम्मत कि जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर खुद ही वो उस वक्त का राजा था जो सिख रहनुमा था, वो लेके गया था इसको सिक्योरिटी काउंसिल में, और आज भी उन्होंने कब्जा किया, 2 लाख से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिए और बहुत सारे बच्चों को जो है वो यतीम कर दिया, बहुत सारी हमारी बहनों की असमत दरी की है पैलेट गन्स के जरिए। तो सबसे पहले तो मैं उसकी मजम्मत करना चाहता हूँ कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मतलब एक नाकामी है, OIC की भी नाकामी है और उनकी भी नाकामी है
कि इस बात में कोई मौसर आवाज नहीं उठ रही और दिन ब दिन जो रूहें हैं वो जिस्मों से लदा हो रही हैं। अब आगे इनके बेस की तरफ, अभी मैं एक प्रोग्राम में था तो कामरान मुर्जा साहब जनरल सेक्रेटरी है या व्हाट्सएवर, तो वो बता रहे थे कि अभी तो ये एक आगाज हुआ है, कोई बात नहीं, हमें इस पर कोई वो नहीं है, ना कोई खौफ है ना फियर है, ये इनका राइट है, फंडामेंटल राइट है, अगर इकट्ठे होना चाहते हैं तो ये हों इकट्ठे। लेकिन ये सिर्फ इतना देख लें कि किस इलेक्शन की ये बात करें। सबसे ज्यादा जो पोलिटिशियंस इनकी बलोचिस्तान में है अपना, बल्कि अभी मैं और सेंटर साहब हमारे मोहम्मद साहब एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे तो वहां पे, और या KP में, ना पंजाब में कोई पिटीशन है ना कुछ में पिटीशन है, नंबर 1। नंबर 2, ये करें। अभी तो रात को तो सिर्फ ये था नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, किसी ने कहा कि खाना अच्छा था और दूसरे ने कहा सबसे अच्छा पेशावरी कहवा था जो सबसे अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है, अच्छा खाना भी मिले, ये अच्छा कहवा भी मिले, तो ये। लेकिन दूसरे नंबर पे अभी जो कामरान मुर्जा साहब फरमा रहे थे, उनके बड़े सीनियर और उनके लायर भी हैं और कॉम्पिटेंट आदमी, उन्होंने कहा अभी इस किस्म का ये पहल करनी पड़ेगी बानी PTI को, जो भी वो बड़ी जमात है, उसके बाद हम पहले पार्लियामेंट में हम अपोजिशन बनाएंगे या व्हाट्सएवर, वो भी अगर हम एक बात पे एग्री हो जाते हैं तो। साथ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र किया, मैं भी था, मेरा न्याजी भी था, हम तीनों थे, तो इसलिए भी देखना पड़ेगा ये क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसमें तो कोई इस किस्म की बात नहीं है कि आप मतलब कि इनकी ख्वाहिश पे या इनकी एक जाती अना के ये तस्कीन के लिए हम कह देंगे ठीक है जी इलेक्शन करवा देते हैं, ऐसे इलेक्शन नहीं होंगे। इनकी सारी पिटीशनें तो सब जुटिस हैं, जितने भी इन्होंने केसेस किए हैं अभी तक वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास हैं, और इसके अलावा भी मामला जो पेंडिंग है। अभी इन्होंने जो खत लिखा है वो मलका तरन्नुम नूरजहां ने गाया था, इस खत को मेरी आखिरी तहरीर समझना, मुझको गमे हालात की तस्वीर समझना। भी एक और खत आएगा, आखिरी खत वो होगा। चले इस खत की तो उनकी मुख्तलिफ तशरीह है, वो उसको कोई नूरजहां के गाने से तशबीह नहीं देते। नहीं, मैं तो दे रहा हूं सख्त एक पैगाम समझते हैं, तो कहते हैं किसी का खत पढ़ना बुरी बात है, ये खुद ही पढ़ी जा रहे हैं, वो ओपन लेटर है। सेनेटर साहब, इस बार क्या मुख्तलिफ है? हमने देखा अचकजई साहब के साथ मिलकर भी आप लोगों ने ऑपोजिशन का एक अलायंस बनाया, उनको उसका सरबराह मुकर्रर किया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस अंदाज में भी कि अचकजई साहब आप लोगों की इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने की ख्वाब ख्वाहिश हो, या बैरिस्टर साहब की अगर एक मुलाकात हो जाए तो उसको खुश आइंद करार दिया गया हो, इसकी वो मुखालफत की थी उन्होंने पब्लिकली भी। सो क्या मुख्तलिफ होगा इस बार इस ऑपोजिशन के इत्तेहाद में, जिससे हुकूमत भी जरा संजीदा ले ऑपोजिशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे पूछें, मैं भी बहुत सारी चीज़ों में शायद कहूँ कि जिस तरीके से बात चीज़ें हो रही है वो गलत हो रही है, लेकिन एनीवे जो ये मूवमेंट जो हमने स्टार्ट की है, जो तहफ़्फ़ुज़ जो आइन की जो एक मूवमेंट है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड इट विल कीप ऑन, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मोमेंटम गैदर होगा। इसके अंदर वो जो कहते हैं ना, मैं निकला तो अकेला था और आगे कारवां बनता गया, तो कारवां बनता जाएगा। उसकी वजह ये है, जिसकी निशानदेही वो जो अभी कह रहे थे ना कि ये ख़त जो है ऐसा पढ़ना नहीं चाहिए ऊपर, वो फिर इमरान खान वैसे ही तो नहीं कहता ना कि एक तो पढ़े लिखे और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। ओपन लेटर का मतलब ये होता है, वो खुला खत होता है, उस सब के लिए होता है, वो आवाम के लिए होता है, उस शख्स के लिए भी होता है, ये ओपन होता है, ये किसी का छुपा हुआ लेटर नहीं होता, इसके ऊपर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल नहीं लिखा होता। सो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, जो एक स्टेटमेंट होता है ना, वो देखता है फ्यूचर को और उसने चीज़ों को करेक्ट करना है, तो उसने 6 चीज़ों की निशानदेही की है। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। उन्होंने इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र नहीं किया, उन्होंने इसमें अपना जिक्र नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला। वो बेसिकली कह रहे कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं होते, जिसकी वजह से पॉलिटिकल मैरिट नहीं आती, एंड देन इट स्टार्ट्स अ विशियस साइकिल, क्योंकि पॉलिटिकल मैरिट जब नहीं आती उसकी वजह से पॉलिटिकल डिसीजंस गलत होने शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे वो सारे पढ़े लिखे लोग प्रोफेशनल डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। वो ऐसे लॉस तो नहीं होता आपके अपने दौर के अंदर। मैं देखिए, मैं इसको इस टाइम के साथ कैद नहीं कर रहे इमरान खान। इमरान खान जनरल पॉइंट्स बता रहे कि ये है। नंबर 2, दोहरी पॉलिसी तो फिर डॉक्टर साहब हमें सवाल करने में मजबूर करते हैं। पीका के साथ आप लोग भी यही करना चाहते थे, जो इन्होंने कर लिया। अब वो वहां पे पीका के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो हम इसको उसूली आवाज तो नहीं कह सकते। मैंने आपको भी इंटरव्यू दिया, लेकिन हाँ, बतौर मीडिया या आजादी, जब आप बता रही थी पीका पे, आप अपने ख्यालात बता रही थी, मैंने वो भी सुना था, लेकिन अलाउ नहीं, ठीक है। हम खुद मुखालफत पीका में चेयरमैन नहीं अपना था, सुन लेना। अच्छा, जो 26th अमेंडमेंट आई थी, उस 26th अमेंडमेंट के लिहाज से जिस तरीके से हम लोग जुडिशरी को मैनिपुलेट कर रहे, और एक जज साहब है जिनको हम प्यूने जज बना रहे, ये वो जज साहब थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिन्होंने
एक बेंच के 2 जजेस के बेंच के डिसीजन में दूसरे जज के डिसीजन के सिग्नेचर के बगैर करके उसको आगे कर दिया, बाद में दूसरे जज ने कहा था कि यार ये है, तो ये उनको वो कर रहे हैं और एक जूनियर बंदे को लेकर नहीं देखिए ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने पीका की बात की। पीका बना था 2015 में, पीका बना था 2015 में। हम लोगों ने उसके ऊपर 3 महीनों के लिए एक सदारती रेफरेंस आया था और उसके ऊपर वो सिर्फ किया था कि इसके ऊपर बात बहस करें, उसको कंटिन्यू करेंगे, फिर उसको बंद कर दिया था। उसको हमने कंटिन्यू नहीं किया, हमने उसको एज अ एक्ट नहीं लेकर आए थे। उसके अंदर जो चीजें थी उनको वैसे ही रहने देता, हमने फिर उसको कहा कोई चेंजेस नहीं लेकर आए। इस वक्त जो पीका आया है इसमें मुख्तलिफ चीजें, आपको पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ है? अभी रिसेंटली ये हुआ है, जो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप इज अ क्लोज्ड डिस्कशन बिटवीन हम 4-5 बंदों के दरमियान में, या 10 बंदों या 20 बंदों के दरमियान में। उसके दरमियान में अगर कोई बात हुई, आपको पता है वहां पे बंदे को उसका जो एडमिन है जिसने शो नहीं किया उसको भी पकड़ के गिरफ्तार कर दिया। सर मुझे एक फिर ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से आएंगे तो हम आप इस पे जरूर बात कीजिएगा कि ये जो फिर दोहरे मेयार के हवाले से भी कुछ सवाल उठते हैं, लेकिन एक तरफ आपकी जमात ही कह रही है कि हम सबका एहतसाब भी करेंगे, खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहे हैं। क्या मकासद थे इस खत के? एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करेंगे। जुडिशरी के हवाले से भी सेनेटर सिंधु साहब से बात होगी। के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी 26वीं तरमीम और उसके बाद जो सूरत हाल अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जज साहिबान के हवाले से भी बनी हुई है, वो एक तनाज़े की सी सूरत हाल है। सेनेटर सिंधु साहब, आप तो कानूनी मामलात को समझते भी हैं, मुल्क के अंदर वकला का बहुत सख्त इख्तिलाफ आपकी हुकूमत के साथ इस वक्त बन चुका है, तो क्या जुडिशरी के अंदर मुदाखलत के हवाले से आप लोगों के ऊपर जो इल्जाम लग रहा है और ये जो तमाम एक तनाज़े की सी सूरत हाल है, तमाम मलबा इस वक्त आप लोगों के सर पे आ रहा है, तो ये इसका क्या अब आगे हल निकलेगा? और आप लोग तो दिफा कर रहे हैं तमाम। नहीं, दिफा की बात नहीं, पाकिस्तान बार काउंसिल नुमाइंदा जमात है, पंजाब बार काउंसिल नुमाइंदा जमात है, उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई इसके खिलाफ ऐसी बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सारे वकला में ग्रुप, इस्लामाबाद के तमाम वकला ने उस दिन हड़ताल की, 80% वकला पेश नहीं हुए। वकला में ग्रुप्स होते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, हमने कोई गैर आईनी काम नहीं किया। इसका आर्टिकल है 200 आइन, इसके बारे में क्या कहता है कि प्रेसिडेंट की मशावरत से दोनों जजेस जो हाईकोर्ट के और चीफ अपना जिस जज ने आना है उससे, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट से और लाहौर हाईकोर्ट से, दोनों से मशावरत करके, और इस पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मौका भी आपने सुना है। देखिए आइन की बात नहीं, इंटेंशन की बात हो रही है। इंटेंशन हमारी बिल्कुल ठीक है कि इसका क्या मतलब है, क्या ये जो अपना इस्लामाबाद है ये सबका मरकज नहीं है, सब इधर नहीं आ सकते। लेकिन सीनियरिटी उसूल के ऊपर आपका उसूली पोजीशन क्या है? जब आपने ओथ ले लिया तो सीनियरिटी पोजीशन तब होती है। आपने एक और हाईकोर्ट का ओथ लिया हुआ? नहीं, कोई और हाईकोर्ट एक ही होती है ना। नहीं, हाईकोर्ट के ऊपर हलफ में मेंशन नहीं होता कि आप सवाल ही पैदा नहीं होता हाईकोर्ट उसके ऊपर तमाम कानूनी माहिरीन बात कर। जज इज ऑलवेज जज। पहले भी यहाँ पे सरदार असलम साहब रह गए, जस्टिस बिलाल खान रह गए, जस्टिस अख्तर हमीद उर्रहमान रह गए, तीनों पंजाब से थे पहले, उस वक्त उन्होंने कोई बात नहीं की। अब ये बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो अचानक आप लोगों को क्यों याद आया जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहिबान की तकर्रुर के हवाले से बात हुई, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के वहां जाने की बात हुई, तो उसके बाद आप अचानक से लाहौर हाईकोर्ट से जज साहब को लेकर 26वीं तरमीम में ये पास हुआ था और प्रेसिडेंट में ऑलरेडी चूंकि ये एग्जिस्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन का आर्टिकल जो 200 है उसमें किसी जगह पे भी ममानत नहीं, पाबंदी नहीं है। अगर तो आइन के बाहर को काम किया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम। लेकिन सिद्धू साहब आप ये बताइएगा कि जिन 6 जज साहिबान ने खत लिखा था कि अदलिया के काम के अंदर मुदाखलत की जा रही है रियासती इदारों की तरफ से, तो ये सारी कार्रवाई को उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के नुक्ते नजर से भी देखा जा रहा है। तमाम जजेस का एहतराम करता हूं, लेकिन जब जस्टिस जो सिद्दीकी साहब थे उन्होंने खत लिखा था, कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, ये खत लिखने का एक रवाज बन गया कि आप IMF को खत लिख दो कि इनको फंड ना दो, आप GSP के पास चले जाओ कि इनको फंड ना दो, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दो कि इनको फंड ना दो, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिख दो कि इनको फंड ना दो, और भी बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग खत लिख रहे हैं। ये कमजोर दलील होती है इस तरह से ना खत लिखना कि बरिया पीछे चिट्ठी आई, खुला के भी 10 कितने बेचना लिखा तेरी साडी बस। जस्टिस काजी फायज ईसा जब खत लिखते थे तो आप उसका बड़ा प्रचार करते थे टॉक शोज में सर। नहीं, मैंने उसकी बुनियाद तो उन्होंने रखी है मॉडर्न टाइम्स में। ये नहीं, आपको लिखे ना रोजाना क्या अब सियासतदान भी खत लिखते हैं आर्मी चीफ के। पहले एक बात सुन ले, जो आइन जो अपना हाई अपना सुप्रीम कोर्ट जज है, इस आइन के तहत उसने ओथ उठाया ना, इसमें 26वीं तरमीम आप आइन का हिस्सा, अब तक तो आप हिस्सा है ना, कल को पता नहीं जो भी फैसला होगा, तो क्या वही जज जिसने आइन का ओथ उठाया है अपने ही आइन के खिलाफ बात कर सकते हैं?
मोहम्मद साहब, ये तो खैर अब अदलिया से मुतल्लिका ये जो बात है, कुछ जो 26वीं तरमीम लागू है वो तो इस वक्त है, मामलात अब आगे अदलिया के एतबार से देखे जाएंगे। लेकिन आप पीटीआई का अगर एहतजाज होगा आगे जाके तो उसमें ये कानून साजी पीका के ऊपर आप लोग बात कर रहे हैं, वो एक अलग बहस है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आप ही के 2 सेनेटर्स थे जिन्होंने हमारे सहाफी बरादरी को बताया कि ये कानून आज हर हालत में पास करना है, तो उनके खिलाफ पार्टी ने अभी तक क्या कार्रवाई की, कोई बड़ा स्टेटमेंट जारी करें या कुछ इसके ऊपर बात नहीं हुई। तो अब ये कानून साजी भी है, क्या तब्दील हो जाएगा और क्या लाहे अमल होगा आप लोगों का? मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी जो बात बता रहे थे ना, ये सारे उसकी बात कर रहे, जिस आर्टिकल 200 की ये बात कर रहे हैं ना कि उसके लिहाज से हुआ है, उसमें ये याद रखें उसका सब क्लॉज 2 है। वो सब क्लॉज 2 जिसकी बेसिस पे डोगर साहब को वो लाके बिठा रहे एज अ प्यूनी जज बना रहे हैं, वो एक आप ये समझ लें कि ये टेम्पररी पोजीशन थी, ये परमानेंट पोजीशन है। आप टेम्पररी पोजीशन से आप परमानेंट बंदे को हटा रहे हो, आप टेम्पररी पोजीशन आपकी यहाँ पे परमानेंट है, मैं टेम्पररी आके मुझे आपकी पोस्ट से बड़ी पोस्ट दी जा रही है। ये जिसको हम कहते हैं कि ना ये क्या कह सकते हैं उसे, जुडिशियल बैंक्रप्सी कह ले या इसको लीगल बैंक्रप्सी कह ले, ठीक है, ये मेरी समझ है। नंबर 2, अभी हमने बात की थी इससे पहले कि इलेक्शंस में कितने हुए हैं, कहाँ हुए हैं, पंजाब में कुछ नहीं हुआ। देखिए पंजाब में अकॉर्डिंग टू द फैफन रिपोर्ट में बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द फैफन पंजाब में टोटल 5% केसेस के ऊपर जो फाइल हुई है उनमें से सिर्फ 5% के ऊपर हियरिंग हुई है। सही बात, ये इल्तवा में डाला हुआ है, 95% के ऊपर नहीं किया हुआ। जो जिस तरीके से मैनिपुलेशन, मुझे नहीं पता कि उसके पीछे नीयत क्या है कि ये केसेस है, लेकिन जो बज़ाहिर मुझे नजर आ रहा है उससे ये नजर आ रहा है कि यहाँ मैनिपुलेशन हो रही है, क्योंकि सारे प्रॉब्लम तो पंजाब में है और पंजाब में आपको तकरीबन 187 या 175 के करीब आपके वहां पे फाइल हुए हैं, उनमें से कोई नहीं है। इस्लामाबाद की 3 केसेस है, तीनों के ऊपर 100% कोई सुनवाई नहीं हो रही, जो चीज हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो आप जिस तरीके से इन चीजों को कर रहे हैं, ये सारा ये बता रहे हैं कि हम लोग जो हम लीगल फ्रेटर्निटी वाले लोग हैं, और खासतौर में वो लीगल फ्रेटर्निटी जो कि पार्लियामान के अंदर बैठी हुई है, और जिन लोगों ने इसके अंदर क्या है, मेरी नजर में दे आर ऑल इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट पीपल। अच्छा, अब ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि खान साहब ने क्योंकि अपने खत के अंदर भी 26वीं तरमीम का भी जिक्र किया है, जो उनका ये लेटर है ओवरऑल, इसके मकासद क्या है? ये एक बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनके सिर्फ कंसर्न्स इसको कहा जाए, ये कहा जा सकता था, लेकिन जो आपके पार्टी के बयानात हैं उसमें कहा गया कि उन्होंने आंखें दिखाई हैं एस्टैब्लिशमेंट को, ये उन्होंने चार्ज शीट किया इस खत के जरिए, या उन्होंने ये एक रिक्वेस्ट रखी है? इससे मैं आपको 2 बता, अगर फर्ज करे आप अलग से मैं अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मैंने कोई फायदा उठाना है या अपना वो करना है, तो मैं तो वो जो मरियम साहबा ने बात की थी ना कि हाथ जोड़ दूंगी, बूट पॉलिश कर लूंगी, मुझे आता है कि मैं किस तरीके से आना है, तो फिर हम वो काम करें। तो वो तो पहले आप मीर जाफर जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए एहतजाज करा रहे थे। एक मिनट, मरियम साहबा का इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि पावर में आने के लिए क्या करना चाहिए, ये लेकिन उनके मैं सर, ये हम आपसे शेयर कर लेंगे, हम शेयर कर ले, आप पढ़कर आ जाए। उन्होंने मुखालफत की थी सारी चीजों की, मेरी बात सुने ना, अब मेरी बात सुने। उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि मेरे पास एक सिटिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट सिटिंग बंदे की इस किस्म की मेरे पास वो वीडियोस है कि वो चीज बहुत खतरनाक हो सकती है। लेकिन अब मुझे अलाउ मी, प्लीज अलाउ मी, मैं इंटरव्यूज को कोट करके कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं, इमरान खान ने अगर ये करना होता है, डील करनी होती, तो वो इस तरह के खत ना लिखते, वो कुछ और लिखते। उन्होंने उनको निशानदेही की है कि देखो पाकिस्तान में इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये 6 प्रॉब्लम्स है, इनको हल करना है। 1, उन्होंने बता दिया फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। 2, उन्होंने कहा था कि 26th अमेंडमेंट जिससे आप जुडिशरी को अंडरमाइन कर रहे हैं। 3rd, उन्होंने कहा पीका लॉस 3rd का है। 4था, उन्होंने कहा पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रहा है। प्लीज अलाउ मी, 2 रह गए। 4th,
जो फिफ्थ है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसको ठीक करना है। एंड सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए सबको काम करना चाहिए। चले एक ब्रेक की तरफ फिर मुझे जाना है। किसी पावर की पोजीशन में बैठते हुए खान साहब ने किया है या उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, ये इसके ऊपर बात करेंगे। ये लेटर तो ओपन लेटर है, लेकिन पीटीआई दूसरी तरफ बैकडोर राब्तों के हवाले से भी बहुत फख्र करती है। गंडापुर साहब ने कहा 99% मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम तय कर चुके हैं। तो एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। क्या ये एक दोहरी पॉलिसी नहीं? बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। इमरान खान के खत का तस्करा है, तो इस पे सेनेटर सिंधु साहब जो बड़ी तफसीली तौर पे सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने इसके ऊपर बात की है कि जो तमाम 6 निकात हैं उसके अंदर मुख्तलिफ मामलात का जिक्र है, बल्कि इसमें कैदियों की रिहाई या अपनी रिहाई का तो जिस तरह ये कहते हैं दुरुस्त है कि उसका जिक्र नहीं है। अब इसकी जो तशरीहात हैं, आप लोगों की जमात कहती है कि NRO मांग रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हाथ जोड़ रहे हैं, इससे तशबीह दे रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की बात को आप कितनी अहमियत देते हैं? सलमान राजा साहब कहते हैं कि खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहे हैं, और वाकई अपनी नौयत का तो एक मुनफरिद खत है ये। मैं छोटी सी एक बात आपकी इजाजत से सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ना चाहता हूँ कि आपको पता है 239 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कि जो भी अमेंडमेंट आएगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो 2/3 मेजॉरिटी से आएगी, और उसके आर्टिकल 5 है एक पैरा कि नो अमेंडमेंट of the constitution shall be called in question in any court or any ground whatsoever। ये तो मैं पहली बात कर दूं। दूसरा, ये जो खत है ये उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है फौज और फौज के इदारों के दरमियान अपना दूरियां डालने की और चार्ज फ्रेम की है, जो मैं समझता हूँ। अगर लिखा है तो मुझे नहीं पता ये इस खत का कोई वजूद है भी या नहीं है, ये सारे कह रहे हैं 6 निकात है, हमें तो कोई ऐसी बात का पता नहीं। नंबर 2, आपको पता है कि किस लेवल पे जाके 9 मई को उन्होंने एक चाहे फौजी वो जिंदा या शहीद हो गया या गाजी है, और उनकी फैमिली भी, जो मेजर साहब आपके पिंडी रावलपिंडी में शहीद हुए, 1 माह पहले उनकी शादी हुई थी, किस महाजों पे जाके वो कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। उनकी कुर्बानियों को तो सलाम पेश किया उन्होंने। नहीं, ये इस्लाम किया होता है बाद में, मतलब कि पहले अपना गले पड़ जाओ, बाद में पाँव पड़ जाओ। तो ये जो है ना जबर करना और सारा इस तरह से जो भी करना, और जिनको आप मीर जाफर, मीर सादिक, डर्टी हैरी कहते हो, और आपको कहते हैं एक्सटेंशन आपको देंगे, ये दोगलापन है, दोगला मेयार है, मुनाफिकत है, और ये बिल्कुल उन्होंने एक चार्ज फ्रेम करने की कोशिश की है, लेकिन फौज ये खत अनडिलीवर्ड गया है तमाम लोगों तक भी, और इवन जिनको उन्होंने लिखा है उन तक भी अनडिलीवर्ड, और बैक टू दी ओपन लेटर है, पैगाम तो पहुंच गया, जवाब भी आ गया। सेनेटर मोहम्मद साहब, हां, अगर जवाब आ गया दोनों ने कहा हमें कोई कंसर्न नहीं, जाओ डाकिया खत लेकर तो नहीं पहुंचा, लेकिन जवाब जरूर आया है। बातों से मुज़ाकरत कल सिक्योरिटी जराये से जो खबर शाया हुई उसमें आपको साफ जवाब दिया गया, जो पहले भी दिया गया, आप सियासतदानों से बात करें डॉक्टर साहब। तो अब मुज़ाकरात तो हुकूमत के साथ नाकाम हो गए, उसके बाद अब तो एंगेजमेंट का तो नहीं नजर आता कि कोई रास्ता होगा, तो अब क्या होगा फिर? अब आपका जो एहतजाज है सवाबी में तो आप लोगों ने 8 फरवरी को करना है, क्या रास्ता, सड़कों पे आने के अलावा आपके पास क्या रास्ता है? एस्टेब्लिशमेंट कहती है सियासतदानों से बात करें। देखिए, इस तरह है, सियासतदान होने के लिए बाज क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है सियासतदान, एक होता है जो क्या करता है, उसे जो लेन देन करता है, जैसे ठीक है ना, लेन देन करता है। मसलन आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक। पॉसिबिलिटीज भी इसको कह सकते हैं, और पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। आप उसको रिटर्न में मुझे क्या फायदा, और आप अपने फायदे की बात करते हो, वो अलग जगह है। एक ये फायदे की वो चीज है। एक होता है जब आप देखते हो ओवरऑल आपने पूरे मुल्क के लिए एक डिसीजन लेना होता है, जिससे आपने मुल्क की डायरेक्शन का तयन करना होता है। ये लेटर जो है ना, ये ओपन लेटर है, ये ना डिलीवर होगा, ना इसका कोई डाकिया है, ना ये कोई TCS हो रहा है, ये वो है। इसीलिए इमरान खान हमेशा कहता है कि पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चीज ओपन होती है, हर एक ने पढ़ा है, जिसने भी, इन्होंने भी पढ़ा है, हर एक ने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, और मेरे ख्याल में अगर आप चेक कर लेंगे कितने मिलियंस ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब बात आ जाती है, इसमें अगर कोई बात इन प्रिंसिपल गलत लिखी गई है तो फिर बताएं। इसमें मैं इसको कैसे देखता हूं, मैं ना इसको आंखें दिखाना कहता हूं, मैं इसको नहीं कहता। देखिए ना, मेरी बात सुने, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं सलमान अकरम राजा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि ये बेसिकली 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इस मुल्क की प्रॉब्लम के, जिसको सॉल्व करना है। उसको हमने सॉल्व कैसे करना है, हमने फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए कैसे सॉल्व करना है, वो सॉल्व हो जाएगा। पाकिस्तान में इलेक्शंस के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो एस्टैब्लिशमेंट ने आपको सॉल्व करके देना है, या उन सियासतदानों ने जिनके साथ? सुने, देखिए मेरी बात सुने, एक मिनट सब्र कर ले जरा।
इस बात करें, आपको भी मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होते हैं वो सियासतदान से ज़्यादा बाकी चीज़ें उनको मैनिपुलेट कर रही होती हैं। जो आपका इलेक्शन कमीशन होता है ना, वो इसके अंदर वो करता है। ऐसे सिंधु साहब या मैं जाके वहाँ पे या मियाँ नवाज शरीफ या इमरान खान जाके वहाँ पे मैनिपुलेट नहीं कर रहे होते। इन सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें उन चीज़ों को करना है, उसमें फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली तमाम तवज्जो सियासतदानों पे होनी चाहिए थी। हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज भी सियासतदानों के सामने करते हुए आप अच्छे लगते हैं। आपको भी पता है, एस्टैब्लिशमेंट के सामने कॉम्प्रोमाइज। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उनके यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं। देखिए ना, हम आपके साथ मुज़ाकरात करना भी नहीं चाहते थे। वजह ये थी कि आपके पास पावर थी डिसीजन करने की। लेकिन हमने मुज़ाकरात सिर्फ इसलिए किए थे कि आपने हमें कहा था आओ हमसे बात करो। हमने अपने दो मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे कि आपने चोरी की हुई है हमारे मैंडेट की, और आपके पास, जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आपके पास मॉरल ग्राउंड ही नहीं है हुकूमत में। उन दो को हटा के हमने कहा कि यार ये परसिक्यूशन को बंद कर दो। पॉलिटिकल बातें, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, ये आइन कहता है कि जुडिशियल कमीशन बन ही नहीं सकता जब कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है। इनको भी पता, मुझे भी पता। नंबर 1 वो गैर मंतकी मुतालबा था। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अंदर नको नक आया, इन्होंने नक दे कोकी दी पई है। इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल फ्यूटाइल एक्सरसाइज कर रही है ये जो खत लिख रहे हैं, ये जो भी मुतालबे कर रहे हैं। कुछ ये तो फिर अब आने वाला वक्त ही बताएगा। जब आप ऑपोजिशन में थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान जिसको जो लास्ट था 1 पेज गवर्नमेंट, जिस दिन नक का कोका बदल गया ना, तो फिर वही वाली बात हो जाएगी। वो चलो छोड़े, चले नक का कोका का तो गाना भी थोड़ा बदल चुका है, तो वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक ब्रेक की तरफ हम जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, सेनेटर तारिक खलील सिंधु साहब इस प्रोग्राम में शरीक हुए। पीटीआई एक तरफ मुकम्मल तौर पर एस्टैब्लिशमेंट से एंगेजमेंट के हवाले से देखती है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन का एक इत्तेहाद जो है वो अब उसके ऊपर हवाले से सरगर्म भी हो चुके हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कोई मौसर हिकमत अमली पीटीआई ऑपोजिशन के साथ मिलकर बना पाएगी, या सड़कों पे आने का ही रास्ता होगा, या फिर दोबारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ही देखना होगा। एक ब्रेक, उसके बाद हम बात करेंगे माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से। ब्रेक के बाद खुशामदीद। माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए बड़े खतरों का सबब बन रही हैं। बारिशों की कमी से पंजाब में खुश्क साली बढ़ रही है, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी हम देख रहे हैं बीमारियों में इजाफे की खबरें, जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 18 लाख अफराद का सेहत के मसाइल से दो चार होने का खतरा इस वक्त मौजूद है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस हम जो रिपोर्ट्स देखते हैं उसमें बीमारियां जो बताई जाती हैं वो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां हैं, इनके भी 30 से 40% बढ़ने के इम्कान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा बार बार सैलाब आना और पानी के मेयार में जो कमी है उससे जो पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं उसमें भी 20% इजाफा हो सकता है। इन तमाम खतरात से निमटने और आगाही के सिलसिले में डॉन मीडिया ग्रुप की ब्रीथ पाकिस्तान आगाही मुहिम इस वक्त जारी है, और इसी सिलसिले में कल से इस्लामाबाद में 2 रोजा आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से तकरीबन 100 माहिरीन शिरकत करेंगे, और इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी तौर पर एक मकसद माहौलियाती तब्दीली से आगाही पैदा करना है और इस सिलसिले में होने वाले इकदाम की हौसला अफजाई भी करना है। जो कुछ चीजें हुकूमत भी कर रही है उस पर भी बात होगी, लेकिन दुनिया को यह बावर कराना भी है कि मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान कैसे इफेक्ट हो रहा है और किस किस्म की इमदाद की जरूरत है। तो हम बात करते हैं इस वक्त इसी हवाले से हम बात करें। इब्तदाई में हमने बात की कि एक तो वाटर मैनेजमेंट में किस एतबार से इकदाम करने की जरूरत है और क्या स्ट्रैटेजी हुकूमत की होनी चाहिए। माहा कासिम साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, आप माहिर माहौलियात हैं। माहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप क्लाइमेट चेंज के असरात के हवाले से और पाकिस्तान में जो इसके खतरात हैं उसको उजागर करती रहती हैं गाहे बगाहे। आज आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि खा वो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो सूबाई, उनकी तरफ से भी खदशे का इजहार किया गया, खुश्क साली का, सेहत के डिपार्टमेंट की तरफ से हेल्थ से रिलेटेड मामलात की बात की जाती है। तो पाकिस्तान में जो मामूल से बहुत कम बारिशें भी हुई हैं इस बार, बिलखुसूस पंजाब में। तो आपकी नज़र में ये ओवरऑल पाकिस्तान में इंसानी जो जिंदगी है उसको किस तरीके से मुतासिर कर रहे हैं बदलते हुए माहौलियात और बारिशें ना होना, बिलखुसूस खुश्क साली? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि पिछला साल जो गुजरा है, साल 2024, पिछली 2 सदियों में ऑलमोस्ट 200 ईयर्स में सबसे गर्म साल था।
1850 से हम ग्लोबल टेम्परेचर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं और 2024 में पहली दफ़ा बेसिकली सारे रिकॉर्ड्स तोड़े गए। तो इस साल में एक एल नीनो का इम्पैक्ट भी था और दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में बारिशों का पैटर्न तब्दील काफ़ी हुआ है और सैलाब और खुश्क साली के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। बेसिकली ये होता है जब टेम्परेचर्स इंक्रीज होते हैं तो हवा में वाटर वेपर की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और इसलिए फिर बारिश ज़्यादा इंटेंसिटी से होती है लेकिन कम पीरियड में होती है। तो इस किस्म के इम्पैक्ट्स पूरी दुनिया में पाए जा रहे हैं और पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली ट्रेडिशनल जो हमारे बारिश के पैटर्न्स हैं वो काफ़ी हद तक डिसरप्ट हो चुके हैं। और पीएमडी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने भी उनके मुताबिक बेसिकली इस साल खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के भी कई इलाकों में कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स ऑलमोस्ट 40 से 50% कम बारिशें हुई हैं। तो इसीलिए खुश्क साली का इम्कान बढ़ गया है। अच्छा महा, अब गवर्नमेंट की तरफ से उनकी प्रायोरिटी के ऊपर क्या मामलात होने चाहिए सरकारी सतह के ऊपर? जैसा कि हमने देखा कैबिनेट की जो इक्तिसादी कमेटी है उसकी तरफ से कुछ अर्सा पहले ओजोन को इफेक्ट करने वाला जो मवाद है, मटेरियल्स हैं, उसके ऊपर पाबंदी की बात हुई। फोमिंग से मुतालिक इंसुलेशन का जो मवाद है इसके ऊपर पाबंदी का फैसला किया गया। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहां तक पहुंची है वो एक अलग बहस है। तो आपकी नजर में हमारी जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसका बुनियादी फोकस क्या होना चाहिए इस वक्त? जी, तो पाकिस्तान में ज़राअत का शोबा मौसमियाती तब्दीली से सबसे शदीद तरीके से मुतासिर हो रहा है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, हुकूमत को भी सबसे पहले इसी एरिया पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो जदीद आबपाशी के जो तरीके हैं उनको अपनाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम्स वगैरह, ताकि एक तो पानी की बचत भी हो सके और फसलों को मुनासिब तरीके से पानी फराहम हो सके। इसके अलावा पानी को स्टोर करने के नए तरीके अपनाना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी स्ट्रैटेजीज, वाटर स्टोरेज रिजर्वॉयर्स, ताकि खुश्क साली के दौरान भी ज़रूरी पैदावार को बरकरार रखा जा सके। इसके अलावा जो वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में भी और देहातों में भी इसको बेहतर बनाने की बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जब फ्लैश फ्लडिंग का इंसिडेंस होता है तो इससे बेहतर अगर हमारे ड्रेनेज सिस्टम्स हों, वाटर स्टोरेज सिस्टम्स हों, तो इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो एक तो कम हो सकते हैं और लोगों की जैसे डे टू डे लाइफ्स वो कम से कम मुतासिर हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया महा कासिम, आपकी माहिराना राय के हवाले से आपने इस पे बात की। और नाजरीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि डॉन की ये जो खुसूसी एक इनिशिएटिव है ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से, उसमें भी यही सिलसिला होगा जिस अंदाज में महा कासिम ने उजागर किया इस मामले को। 100 से ज़ायद मुल्की और बैनुल अक़वामी माहिरीन इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे और वो इसके ऊपर बात करेंगे, हुकूमत की भी तवज्जो मबजूल करवाएंगे कि उनको किस किस्म के इक़दामात पेशगी तौर पर करने होंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।